हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। आज की क्लास में आइडियलिज्म की जो अप्रोच है, जो 5th यूनिट के अंदर दे रखी है यूजीसी नेट के सिलेबस के अंदर, वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास बना दी थी, चैनल पे जाके आप देख लेना। आज की क्लास से हम थ्योरी स्टार्ट करें या फिर अप्रोचेस कर लो। ठीक है, अप्रोचेस के नाम से मेंशन है हमारे सिलेबस में, तो अप्रोचेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहली अप्रोच जो मैंने उठाई है वो है आइडियलिज्म की अप्रोच, जो हमारे सिलेबस में भी सबसे पहले दी हुई है। आज मैं वो कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, और ये थ्योरी भी है, आइडियलिज्म की एक थ्योरी भी है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जनरली हम आइडियलिज्म किसे कहते हैं। आइडियलिज्म देखो, दो वर्ड है, आइडिया, आइडिया से ही आइडियलिज्म बना है, आइडिया प्लस लिज्म। ठीक है, मतलब आइडिया जहां पर हो वहां से, मतलब एक विचार होना चाहिए, तब आइडियलिज्म बनेगा। ठीक है, तो आइडियलिज्म इज अ टर्म अप्लाइड टू एनी आइडिया। आइडिया पे अप्लाई होती है, गोल या फिर कोई गोल हो या कोई प्रैक्टिस हो, ठीक है, जो चल रही हो, कंसिडर टू बी इम्प्रैक्टिकल। वो सिर्फ एक आइडिया में है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उस वर्ड को हम आइडियलिज्म बोलते हैं, जिससे हम एसोसिएट करते हैं। लाइक प्लेटो के थ्योरी को हम कह देते हैं वो एक आइडियलिस्टिक थे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया था, उन्होंने एक एजुकेशन का, वो फिलोसफर किंग का जो आइडिया दिया था, स्टेट का जो आइडिया दिया था, वो सिर्फ एक यूटोपिया है, वो एक आइडियल नहीं है। सॉरी, वो एक मतलब प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक आइडियल मॉडल है। ठीक है, तो आइडियलिज्म वही चीज है जो सिर्फ आइडिया में हो, गोल हो, प्रैक्टिस हो, बट प्रैक्टिकली हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइडियलिज्म जनरली हम इसे कहते हैं। देन इंटरनेशनल रिलेशन में क्या आइडियलिज्म है वो पढ़ो। आइडियलिज्म इज एन ऑप्टिमिस्टिक डॉक्ट्रिन, कि एक ही ऑप्टिमिस्टिक डॉक्ट्रिन है, एक मतलब एक आशावादी डॉक्ट्रिन है, विच सीक्स टू ट्रांसेंड द इंटरनेशनल अनार्की, जो इंटरनेशनल अनार्की है, जो अनार्कियल सिस्टम है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, उसे ट्रांसेंड करने की बात करती है, उसे मतलब उसके पार जाने की बात करती है। ठीक है, और एक ऐसा वर्ल्ड बनाने की बात करती है जो कॉस्मोपॉलिटन हो। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हो, अलग अलग मतलब आपस में हार्मनी में काम करे। ठीक है, हार्मोनियस वर्ल्ड हो, कोऑपरेशन में काम करे। तो ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की बात करती है जहाँ पे इंटरनेशनल अनार्की ना हो, एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी हो, एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड हो और हार्मोनियस वर्ल्ड हो, आपस में कोऑपरेशन हो। ये नहीं है कि आपस में कंपटीशन हो, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, आपस में हार्मनी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, कॉस्मोपॉलिटिज्म, मतलब हर कोई हार्मनी में रहे, प्यार से रहे। ये नहीं है झगड़ा कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, वॉर के ये बिल्कुल खिलाफ में। तो आइडियलिज्म ये डॉक्ट्रिन है। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन इंटरनेशनल रिलेशन में 1880s के आसपास, मतलब कि 19th सेंचुरी से डोमिनेट कर रही है इंटरनेशनल रिलेशन में। और कब तक रही है? जब तक लीग ऑफ नेशन बना। ठीक है, 1919 जो लीग ऑफ नेशन बना, वो इसका एक मतलब मैक्सिमम पॉइंट लगा लो जो इसने टच किया था। उसके बाद में डिक्लाइन होने लग गई। देन बाद में कौन सी थियरी आई इसके बाद में? दैट इज रियलिज्म। ठीक है, और आइडियलिज्म को कई बार आप एसोसिएट करेंगे लिबरलिज्म से, बट ऐसा नहीं है। आइडियलिज्म जो थियरी है और जो लिबरलिज्म है काफी डिफरेंट है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। देखो, जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, जो कि फ्री ट्रेड, लेजिस फेयर, उस सब पे बिलीव करता था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उस सब पे बिलीव करता था, वो काफी आइडियल था। ठीक है, तो उसे हम यूटोपिया कह सकते हैं, आइडियलिस्टिक कह सकते हैं। बट जो बाद का लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है, वो पूरा आइडियलिज्म नहीं है। ठीक है, तो लिबरलिज्म सिर्फ उसकी एक थोड़ी सी ब्रांच आइडियलिज्म से मिलती है। ये नहीं है कि पूरा लिबरलिज्म आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म एक डिफरेंट डॉक्ट्रिन है जो कि 1919 तक डोमिनेट करती है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ओके, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ है तो, आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में मेंशन कर दिया करो। ठीक है, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। देन उसके बाद हम फीचर्स पढ़ लेते हैं आइडियलिज्म के, क्या है कि आइडियलिज्म किस पे टिका हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो आइडियलिज्म मानता है कि ह्यूमन नेचर वो एक गुड है, ह्यूमन नेचर एसेंशियली गुड, कि ह्यूमन नेचर अपने आप में एक अच्छा है। ह्यूमन नेचर ये नहीं है कि लड़ाई करता है, ह्यूमन नेचर
अंदर से अपने आप में एक अच्छा नेचर है और मतलब कोऑपरेशन चाहता है, हार्मनी चाहता है वो, ठीक है। ये नहीं है कि हमेशा कंपटीशन चाहता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक के बिल्कुल अपोजिट में बोलते हैं। और वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि आइडियलिज्म ने जो रियलिटीज हैं वर्ल्ड की वो उन्हें इग्नोर किया, ठीक है। तो आइडियलिज्म कहता है कि ह्यूमन नेचर गुड है, अच्छा है और कैपेबल ऑफ गुड डीड्स, की मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है वो गुड डीड्स करे, ठीक है, अच्छे काम करे, अच्छी सोच रखे, ठीक है, इन इंटरनेशनल रिलेशन। और मतलब जब उसे इंटरनेशनल लेवल पे लगाएंगे तो इंटरनेशनली भी ह्यूमन नेचर जो भी है वो अच्छा है और अच्छे काम के लिए काम करेगा। ह्यूमनिस्टिक व्यू है, मतलब एक मानवता के लिए काम करेगा, ये नहीं है सेल्फिश नीड होगी, ठीक है। देन उसके बाद ह्यूमन वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन आर कंसर्न ऑफ ऑल, कि ह्यूमन नेचर है वो किस लिए कंसर्न है, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कंसर्न है और उसके एडवांसमेंट के लिए कंसर्न है, उसको एडवांस करने के लिए कंसर्न है, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कंसर्न है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, उनका ये मानना था, ठीक है। देन बैड ह्यूमन बिहेवियर इज प्रोडक्ट ऑफ बैड एनवायरमेंट, वो कहते हैं कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर बैड होता है वो बैड एनवायरमेंट की वजह से होता है। उनका मानना है कि अगर एनवायरमेंट को अच्छा कर दिया जाएगा तो ह्यूमन बिहेवियर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, उनका ये मानना था, ठीक है। वो कहते हैं बैड इंस्टीट्यूशन और बैड जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर बैड हो जाता है, बट अगर एनवायरमेंट और इंस्टीट्यूशन पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, गुड होंगे तो ह्यूमन बिहेवियर ऑटोमेटिकली गुड ही होगा क्योंकि ह्यूमन बाय नेचर गुड बिहेवियर के हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्लोबल एफर्ट्स आर नीडेड टू एंड वॉर, वो कहते हैं कि अगर वॉर को एंड करना है, क्योंकि ये वॉर के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, वो कहते हैं कि वॉर को एंड करना है तो हमें ग्लोबल एफर्ट्स की जरूरत है। किस किस को एंड करने के लिए, वॉयलेंस को, टायरनी को, इन सब चीजों को इंटरनेशनल रिलेशन से अगर हमें हटाना है तो ग्लोबल एफर्ट्स की जरूरत है, ठीक है। देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कमिटेड टू प्रिजर्व इंटरनेशनल पीस, कि जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने हैं वो कमिटेड हैं किसके लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे पीस इस्टेब्लिश हो, इंटरनेशनल लॉ मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इंटरनेशनल लेवल पे, एंड शुड बी डेवलप फॉर सिक्योरिंग पीस, की आपस में पीस बना रहे, प्रोस्पेरिटी बनी रहे, डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और ये ज्यादा एसेंशियल किसको मानते हैं, स्टेट को मानते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा एसेंशियल मानते हैं, ठीक है, स्टेट को थोड़ा कम मानते हैं। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, वार रिप्रेजेंट द वर्स्ट फीचर ऑफ रिलेशन, उनका मानना था कि वार जो है वो वर्स्ट फीचर है इंटरनेशनल रिलेशन का, वार मतलब होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ह्यूमन नेचर गुड है, वो क्यों वॉर करेगा, उनका ये मानना था, ठीक है। देन उसके सपोर्टर कौन कौन है, हम इसमें प्लेटो को भी काउंट कर सकते हैं, बट प्लेटो ने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दिया, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेंशन। उसके बाद जो इमैनुअल कांट, इनकी थियरी थी जो परपेचुअल पीस एंड यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस की, ठीक है, काफी बार क्वेश्चन भी आता है, यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस की थियरी किसने दी थी, ठीक है। उनका ये मानना था कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सल और परपेचुअल पीस का एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, ठीक है। देन महात्मा गांधी, वो भी आइडियलिस्टिक थे। देन बर्ट्रैंड रसल, वुड्रो विल्सन जो 14 पॉइंट्स देते हैं जो बाद में जाके लीग ऑफ नेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है, वो सब आइडियलिस्टिक में ही आएगा। देन विलियम लैड, देन रिचर्ड कोबडन, देन जॉन मेनर्ड केनिन्स, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से जो क्लासिकल लिबरलिज्म में भी हम जिन्हें काउंट करेंगे, ठीक है। देन नॉर्मल एंजल्स, देन एंगल, देन अल्फ्रेड जिमरेन, और भी बहुत सारे नाम है आप पढ़ोगे, बट सारे याद रखने जरूरी नहीं है। इसमें वुड्रो विल्सन सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंट मतलब कांट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कॉबडन, केनिन्स, इनकी थियरी हम पढ़ेंगे, रसल की भी पढ़ेंगे जो कि इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इन सब की थियरीज आती है जो कि हम लिबरलिज्म में पढ़ेंगे। मैंने अभी थियरीज बहुत कम डाली है ताकि
स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करें पहले ही, क्योंकि थियरी बहुत बच्चों को बोरिंग लगती है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। दैट्स वाई मैंने इसमें थियरी बहुत कम, मतलब अलग अलग राइटर्स की उनकी कहना, उनकी थियरी बहुत कम डाली है, ठीक है, बल्कि ना के बराबर है, इसमें नहीं डाली है। देन उसके बाद जो आइडियलिज्म है वो किस किस पे डिपेंड है, वो मतलब क्या क्या उसके अंदर है, ये मतलब इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो लीग ऑफ नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो सिर्फ आइडियलिज्म का ही प्रोडक्ट था, ठीक है, मतलब आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे, उसकी वजह से लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुई थी। देन उसके बाद जो वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट थे वो लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, बेसिस है उसका, ठीक है ये। देन उसके बाद मैनी स्कॉलर ऑफ आइडियलिज्म शेयर द बिलीफ ऑफ मैजिनी, जो मैजिनी थे उनके बिलीफ को शेयर करते हैं, जिनका मानना था कि नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, कि मतलब अगर हमें नेशनल लेवल पे पॉवर्टी, जैसे एक एग्जांपल लेके चलो कि नेशनल लेवल पे हमें पॉवर्टी दूर करनी है या मतलब डिजीज को हटाना है, मतलब खत्म करना है, तो वही हमें इंटरनेशनल लेवल पे लगानी है, ठीक है, वही चीजें कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम वही कर सकते हैं। तो नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, उनका ये मानना था। देन दे टॉक अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पुलिस, काफी जो आइडियलिस्टिक, रेडिकल आइडियलिस्टिक है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पुलिस होनी चाहिए, ठीक है, उनका ये मानना था, ताकि इंटरनेशनल पीस बना रहे। देन बिलीव इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कलेक्टिव सिक्योरिटी, वो बात करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी जो कि लीग ऑफ नेशन के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। देन कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट, कि जो भी डिस्प्यूट कंट्रीज के बीच में हुआ है वो सोल्व हो, कंपल्सरी, वो मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही सोल्व करे, ठीक है, और या फिर बायलैटरली कैसे भी सोल्व हो जाए, ठीक है, ये नहीं है कि हम वार पे रिजोर्ट करें। देन कंप्लीट डिसआर्मामेंट, कि वर्ल्ड के अंदर पूरा डिसआर्मामेंट होना चाहिए, उनका ये मानना था। देन ओपन डिप्लोमेसी, कि डिप्लोमेसी ओपन होनी चाहिए, सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, जो सीक्रेट डिप्लोमेसी है वही एक वजह बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, उसकी वजह से सस्पिशन होता है। जब ओपन डिप्लोमेसी होगी तो सस्पिशन नहीं होगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई दे एडवोकेटेड ओपन डिप्लोमेसी। देन इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी, कि अगर कोई इवेंट हुई है, सॉरी कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, या एक्सीडेंट नहीं मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई वार हो गया, या मतलब जैसे पॉल्यूशन वगैरह वगैरह कोई भी इश्यू हो, तो उसकी इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है, स्टेट्स को। ये नहीं है कि एक स्टेट दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है तुम्हारी वजह से हुआ, ये हुआ है, जैसे कि कोविड टाइम में हमने देखा। देन ये कहते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी लो उसको, ठीक है, उस चीज को इंप्रूव करने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, ओके लास्ट स्लाइड, ये क्लास काफी छोटी होने वाली है। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आइडियलिस्टिक मानते हैं। आइडियलिस्टिक कंसिडर ह्यूमन नेचर एज ऑल्ट्रिस्टिक, आइडियलिस्टिक कहते हैं कि ह्यूमन नेचर काफी अच्छा है, गुड है, वो हार्मनी चाहता है, ठीक है, वो इस टाइप की बात करते हैं, पॉजिटिव है, वो कहते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर एट इंटरनेशनल लेवल, कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर है। ओके स्टेट यहाँ पे ना कंसिडर करो तो भी ठीक है, क्योंकि स्टेट को वो कम मानते हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं कि एक जो वर्ल्ड लेवल गवर्नेंस है तभी हो सकती है, ग्लोबल गवर्नेंस तभी हो सकती है जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश होंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग गवर्नेंस चलेगी। देन कॉजेज ऑफ स्टेट बिहेवियर, कि स्टेट का जो बिहेवियर है वो किससे मोटिवेटेड है ये बताते हैं। वो कहते हैं साइकोलॉजिकल मोटिव ऑफ डिसीजन मेकर, कि जो भी साइकोलॉजिकल मोटिव है डिसीजन मेकर का वो उसे वो उनके काज का बिहेवियर है, ठीक है, सॉरी बिहेवियर का काज है। ये आपको पॉइंट काफी समझ में भी नहीं आएगा, बट हम जब लिबरलिज्म करेंगे ना उसमें भी यही सेम पॉइंट आएगा, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। देन इंटरनेशनल सिस्टम उनका कैसा मानना है, वो कहते हैं एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, कि एक कम्युनिटी है इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे कि रियलिस्टिक मानते हैं कि अनार्कियल सिस्टम है, इसी तरह से जो इंटरनेशनल सिस्टम आइडियलिस्टिक मानते हैं वो कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड है, जो कि कोऑपरेशन पे है, हार्मनी पे है, ठीक है। यही चीजें हम काफी लिबरलिज्म में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसी में से, क्योंकि लिबरलिज्म जो क्लासिकल लिबरलिज्म तक वो काफी हद तक आइडियलिस्टिक था, उसे यूटोपिया कहा था। जैसे E.H. कार ने जब E.H. कार ने अपनी बुक लिखी थी 20 ईयर क्राइसिस, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था
19 से लेके 39 तक का पीरियड ये आइडियलिस्टिक डोमिनेट कर रहे थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जो 20 ईयर का क्राइसिस था, वो कहते हैं कि इसमें यूटोपिया बहुत ज्यादा था, कोई रियलिज्म था ही नहीं, इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उनका ये मानना था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कॉम्युनिटी नहीं है एक, बल्कि सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं। वो सब इसके क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। EH कार ने जो क्रिटिसाइज किया इन्हें, मुझे कुछ याद आया था बताना, आई फॉरगॉट। मुझे अगली वीडियो में जब लिबरलिज्म करेंगे मैं तब रिलेट कर दूंगी। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात क्रिटिसिज्म से पढ़ने से पहले, जो डेमोक्रेटिक पीस थीसिस है आप पढ़ेंगे या फिर सर्च करना। ठीक है, डेमोक्रेटिक पीस थीसिस या थियरी जो कि मिशेल जो डॉयल है उन्होंने दी है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो आपस में मतलब कभी भी वॉर को रिजोर्ट नहीं करते, वो आपस में पीसफुली रहते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था मिशेल डॉयल का। ये डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह में इतना बिलीव करते हैं ना कि पूछो मत, इन्हें रियलिटी कोई वो ही है ही नहीं। बट ये बात काफी ट्रू भी है कि डेमोक्रेटिक थियरी, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो आपस में लड़ाई नहीं करते, बल्कि जो नॉन डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक स्टेट है उनके बीच में लड़ाई होती है। ये ट्रू कहाँ पर है? यूरोप के अंदर हम लगा सकते हैं ट्रू है, या फिर नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहाँ पे कनाडा और अमेरिका एक साथ बिल्कुल हार्मनी में रहते हैं। ठीक है, उनके बीच में बॉर्डर लाइन भी आपने देखी होगी। काफी जगह ट्रू है, काफी जगह ट्रू नहीं है ये बात। तो जो डेमोक्रेटिक पीस थियरी है वो आइडियलिज्म से ही उसका एक मॉडर्न रूप है। ठीक है, जो कि वहां से निकल के आई है, जो लिबरलिज्म में भी आप काफी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि काफी चीजें लिबरलिज्म और आइडियलिज्म की सेम है। देन हम क्रिटिसिज्म पढ़ देते हैं। आइडियलिज्म का क्या है? इट इग्नोर्स द पावर रोल, कि पावर क्या प्ले करती है, अपना रोल वो इग्नोर करती है IR में जो आइडियलिस्टिक थियरी है, जो कि रियलिज्म हाईलाइट करता है कि पावर रोल तो इन्होंने कंसिडर किया ही नहीं। स्टेट की पावर कहाँ पे गई? स्टेट अपने आप को, स्टेट हर एक काम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है, अपने इंटरेस्ट के लिए करता है। वहां पर एक मतलब रीजन की, मोरलिटी की, एथिक्स की ऐसी बातें तो आ ही नहीं सकती हैं। वहां पे पावर अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, देन मोर बिलीव ऑन ह्यूमन रीजन, कि जो आइडियलिस्टिक है वो इतना ह्यूमन रीजन में बिलीव करते हैं, जो कि एक गलत बात है। ह्यूमन रीजन इतना भी नहीं है कि वो लड़ाई नहीं करेगा, एकदम शांत रहेगा, डिसआर्मामेंट करेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये कंट्रीज मतलब इतने आर्मामेंट्स, इतनी रेस, इतनी कंपटीशन होता ही नहीं, हार्मनी होती। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ ना। देन इग्नोर्स द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ नेशन स्टेट, की सेल्फ इंटरेस्ट जो नेशन स्टेट्स का है उसे इग्नोर करता है। जो भी नेशन स्टेट्स हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी नेशन हो। ठीक है, तो उस बात को तो ये कंप्लीटली इग्नोर करता है। ये कहता है वर्ल्ड गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता है, तो वो कैसे हो सकता है? वो तो नहीं है पॉसिबल। बट आज के टाइम में जो कि नियो लिबरलिज्म बनके अभी वर्ल्ड स्टेज पे आया है, जो लाइक जो इश्यूज हैं, क्लाइमेट का इशू, पॉवर्टी, डिजीज, इन सब में ग्लोबल गवर्नेंस आजकल काम कर रही है वैसे। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफी मानते हैं कि एक आइडियलिस्टिक या लिबरलिस्टिक अप्रोच की ही एक देन है। ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, काफी हद तक ठीक भी है ये अप्रोच, काफी हद तक इसके क्रिटिसिज्म भी है, काफी इसमें डिफॉल्ट, ठीक है, तो फॉल्स भी है। बट कोई भी अप्रोच होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है। तो उस टाइम पे जो लीग ऑफ नेशन की स्टेब्लिशमेंट हुई वो आइडियलिज्म का ही एक रिजल्ट था। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर किसी भी टाइप की कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में मेंशन कर दिया करो। ठीक है, इसी नोट के साथ मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू।